बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम बुक फॉलो करेंगे इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस बाय एरवन क्रेसिक। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स स्पेसेस से मुतालिक है, हम वो स्टार्ट करने लगे। इससे पहले चंद एक वीडियोस में आप मैट्रिक्स स्पेस के मुतालिक पढ़ चुके हैं, ओपन बॉल, ओपन सेट। तो ये वीडियो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो चीज़ें हम वहाँ पढ़ चुके हैं उनको हम एज अ क्विक रिव्यू देखेंगे और उससे आगे की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक क्या होता है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अ फंक्शन डी defined from x cross x to r such that number 1 d of x y must be greater than or equal to 0. Number 2 d of x y must be equal to d of y x. Number 3 d of x y equals 0 if and only if x is equal to y. इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है, नंबरिंग चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यही नंबरिंग हो हमेशा। ओके। और नंबर 4 ये है कि d of x z must be less than or equal to d of x y प्लस d of y z। अगर कोई फंक्शन इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो तो उसे मीट्रिक कहा जाता है। इज कॉल्ड मीट्रिक ऑन एक्स। देखें, ये जो मीट्रिक है इसको डिस्टेंस फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस वाली कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो ये है कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो है। नंबर 2 ये है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स के दो पॉइंट अगर एक्स और वाई हों आपके पास, उनके दरमियान डिस्टेंस एक्स से वाई तक फाइंड करें या वाई से एक्स तक फाइंड करें, अनडायरेक्टेड डिस्टेंसेस वो दोनों बराबर होते हैं। नंबर 3 ये है कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर 0 हो तो वो पॉइंट सेम हो, और अगर दो पॉइंट सेम हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 हो। नंबर 4 यह कि अगर हम कोई और पॉइंट z भी शामिल कर लें तो x से z तक जो डिस्टेंस है वो कम होगा x से y तक और फिर y से z तक के डिस्टेंसेस के सम से। क्योंकि ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि किसी एक साइड का डिस्टेंस, एक साइड की लेंथ लेस देन और इक्वल होती है सम ऑफ टू साइड्स। तो अगर डी एक्स पर एक मीट्रिक हो, इफ D is a metric on X, then X is called metric space. अब देखिए D एक मीट्रिक है। एक सेट X पर एक से ज़्यादा मीट्रिक भी डिफाइन किए जा सकते हैं। ये जो नंबर 4 है इसको कहा जाता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो हम जनरलाइज ट्राइंगल इनइक्वालिटी कुछ इस सेंस में पढ़ेंगे। जनरलाइज्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसमें क्या करते हैं, पहले हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी में तो सिर्फ 3 पॉइंट्स की बात की गई। अगर हमारे पास पॉइंट्स उनसे ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn हो, तो d ऑफ x1 xn दैट इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ x1 x2 प्लस d ऑफ x2 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस d ऑफ xn माइनस 1 xn। जितने भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल होता है बाकियों के सम के। अच्छा, तो अगर हम सब स्पेस की बात करें, जैसे ग्रुप थ्योरी में हम सब ग्रुप की बात करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में टोपोलॉजिकल सब स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पर मीट्रिक सब स्पेस की बात करने लगे। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस and y be a subset of x.
if we restrict D to y only, then y with this metric D is a subspace, is itself a metric space. Called metric subspace of X. यहाँ हमने एक वर्ड यूज किया है रिस्ट्रिक्ट डी टू वाई। इससे क्या मुराद है, देखिए अगर हमारे पास हम उस डी को सिर्फ y क्रॉस y तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लें, पहले हमारे पास मुकम्मल सेट x था, y उसका एक सबसेट है, तो बेसिकली ये जो y क्रॉस y है ये सबसेट है x क्रॉस x का। पहले जो हम x क्रॉस x के तमाम एलिमेंट्स के लिए d डिफाइन कर रहे थे, उसी रूल के तहत हम उसको सिर्फ y क्रॉस y के एलिमेंट्स तक महदूद कर दें, तो हम ये कहेंगे d इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, मीन वी कैन रिस्ट्रिक्ट d टू y ओनली, या फिर जो नया फंक्शन मिल रहा है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन टू y। तो सिमिलरली यानी मेट्रिक डिफाइन करने का तरीकाकार वही है, किसी भी दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का तरीकाकार वही है जो x पर था, y पर भी वही है, तो उस सूरत में y को हम कहेंगे दैट इज द मेट्रिक सबस्पेस ऑफ द स्पेस x। ओके, तो अब हम चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सेट R देखते हैं, रियल लाइन। इस पर हम मेट्रिक यूं डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड वेयर एक्स एंड वाई आर मेंबर्स ऑफ आर। ये बहुत सारे मेट्रिक डिफाइन किए जा सकते हैं, उनमें से एक मेट्रिक है जिसे यूजुअल मेट्रिक भी कहते हैं या यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन आर। मीन हम कह सकते हैं कि सेट आर इज अ मेट्रिक स्पेस विद दिस मेट्रिक। ओके, एक और मेट्रिक भी डिफाइन किया जा सकता है d1 ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड एंड होल स्क्वायर रूट। लेकिन हम जब भी सेट R पर किसी मेट्रिक की बात करेंगे, अगर मेट्रिक डिफाइन हो फिर तो ओके, और अगर मेट्रिक डिफाइन ना हो तो उससे मुराद यूजुअल मेट्रिक ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं R पावर 2 R स्क्वायर। अब R स्क्वायर जो है इसके एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं, और हम ऑर्डर्ड पेयर को यूं लिख देते हैं xi1 xi2 सच दैट ईच xi बिलोंग टू R। R के मेंबर ही हैं, उनको xi yi कहें या फिर xi ईटा या इस तरह के सिंबल से डिनोट कर दें। तो अगर हम इसमें से दो एलिमेंट लें, एक x लें जिसके एलिमेंट्स हों xi1 xi2 कंपोनेंट्स हों, और दूसरा एलिमेंट अगर हम y लें R स्क्वायर से और उसके कंपोनेंट्स को लिखें ईटा1 ईटा2, तो उनके दरमियान d कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि d ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट xi1 माइनस ईटा1 स्क्वायर प्लस xi2 माइनस ईटा2 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये जो d है ये एक मेट्रिक फॉर्म करता है R स्क्वायर के लिए, जिसे अगेन यूजुअल मेट्रिक या फिर यूक्लिडियन मेट्रिक ऑन R कहा जाता है, R स्क्वायर कहा जाता है। एक और मेट्रिक भी डिफाइन किया जा सकता है d1 ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू मॉड xi1 माइनस ईटा1 प्लस xi2 माइनस ईटा2 मॉड। अब ये जो मेट्रिक है ये चेक किया जा सकता है कि ये एक मेट्रिक है जिसे बाज़ औक़ात टैक्सी केब मेट्रिक भी कहा जाता है। ये कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, लेकिन बाज़ लोग इसे ये नाम देते हैं। ओके, तो जब हमने R के लिए डिफ़ाइन किया, R स्क्वायर के लिए डिफ़ाइन किया, इसी तरह से R क्यूब के लिए अगर हम डिफ़ाइन करें तो किस तरह से, R क्यूब के पहले तो हम दो एलिमेंट चुनेंगे, एक को x कह देते हैं जो कि है xi1 xi2 xi3, और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं y के एलिमेंट्स ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं ईटा1 ईटा2 ईटा3। ओके, तो अब हम d ऑफ एक्स वाई कुछ यूं डिफाइन करते हैं कि दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ये वही फंक्शन है जो आमतौर पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है R स्क्वायर या R क्यूब में, वो है xi1 माइनस ईटा1
स्क्वायर प्लस xi2 माइनस ईटा 2 स्क्वायर प्लस xi3 माइनस ईटा 3 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये भी यूजुअल मीट्रिक ही है आर क्यूब के लिए। इसी तरह अगर हम r पावर n के लिए डिफाइन करें तो हम जो है दो एलिमेंट लेने जा रहे हैं, एक x होगा जो कि xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin होगा, और दूसरा एलिमेंट y हम ले लेते हैं ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन ईटा n, और इनके दरमियान डिस्टेंस कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के डिफरेंसेस का स्क्वायर ईटा 1 माइनस xi1 माइनस ईटा 1 स्क्वायर प्लस xi2 माइनस ईटा 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xin माइनस ईटा n होल स्क्वायर। तो ये जो मीट्रिक है, ये जो d है, ये एक मीट्रिक फॉर्म करता है r पावर n के लिए, जिसे उसी तरह से यूजुअल या फिर यूक्लिडियन मीट्रिक कहा जाता है। सो r पावर n इज अ मीट्रिक स्पेस विद दिस मीट्रिक। यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस भी इसे कहा जाता है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस भी कहा जाता है। ओके, और अगर हमारे पास सेट ये हो c पावर n से मुराद ये है कि हमारे पास जो तमाम कंपोनेंट्स होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो उस सूरत में अगर हम x इस तरह से चुने, x इज इक्वल टू xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin, और y इस तरह से चुन लें ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन ईटा n, तो उस सूरत में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। अब ये सारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ईच xi एंड ईटा i बिलोंग्स टू c, दीज आर कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो अब जब हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक रियल नंबर चाहिए, तो हम कुछ इस तरह से d डिफाइन कर लेते हैं कि दैट इज मॉड xi1 माइनस ईटा 1 स्क्वायर। यहाँ मॉड लगाना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम सिंपली स्क्वायर लेंगे xi1 माइनस ईटा 1 का तो वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर आने वाला है वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो चूँकि रियल चाहिए इसलिए हमने इनका मॉड ले लिया, वो एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर लेने से भी एक रियल ही मिलेगा। प्लस सिमिलरली xi2 माइनस ईटा 2 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एंड द लास्ट कंपोनेंट xin माइनस ईटा n मॉड स्क्वायर। या फिर इसको सम अप करके कुछ यूँ भी लिखा जा सकता है समेशन की नोटेशन में कि समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi माइनस ईटा i मॉड स्क्वायर। इनको वेरीफाई किया जा सकता है कि दीज आर मीट्रिक्स। तो इस मीट्रिक के साथ c पावर n को n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस कहा जाता है। c पावर n इज कॉल्ड n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस। ओके, तो अब ये तो बड़ी सादा से मीट्रिक स्पेसेस की एग्जांपल्स थी। समटाइम ये होता है कि इस तरह की एग्जांपल से आगे हमें सीक्वेंसेस फंक्शंस की तरफ भी जाना पड़ता है, तो उनमें हम एक स्पेस देखने लगे हैं जो कि है L पावर इन्फिनिटी, जो कि एक सीक्वेंस स्पेस है। सीक्वेंस स्पेस इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी जो टर्म्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंसेस हैं। ओके, तो कौन सी स्पेस है L इन्फिनिटी? द सेट ऑफ ऑल bounded sequences of complex numbers। ये हमारे पास कलेक्शन है जी L इन्फिनिटी। अब इसके मेंबर जो हैं वो इटसेल्फ सीक्वेंसेस हैं और ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो बाउंडेड हैं। अब बाउंडेड सीक्वेंस से क्या मुराद है? यानी अगर हम इसमें से एक एलिमेंट लें लेट x, जो कि एक सीक्वेंस है और उसकी टर्म्स कुछ यूँ हो सकती हैं xi1 xi2 अप टू सो ऑन। इफ दिस बिलोंग टू L इन्फिनिटी देन there must exist some number, then there must exist Cx belong to R such that
ईच एक्साई आई मॉड इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर सी एक्स। तो ये होना ज़रूरी है, ये इससे मुराद है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स किसी फिक्स नंबर से कम है। क्योंकि अगर हम इसमें से एक और सीक्वेंस y लेंगे तो उसके लिए एक और नया नंबर मिलेगा, उसको हम सी वाई कह देंगे। तो जो एक सीक्वेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर मिल रहा है, उसको हम सी एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो एल इन्फिनिटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे सीक्वेंसेस ही हैं, लेकिन ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनकी टर्म्स कम्प्लेक्स नंबर में से ली गई हैं और जो कि बाउंडेड भी हैं, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू सम फिक्स नंबर है। अच्छा, ये अगर कम्प्लेक्स नंबर से लिए गए तो ऑब्वियसली इनमें रियल नंबर सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, रियल सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो इसको हम मीट्रिक कैसे डिफाइन करें? हमने एक्स इसी तरह से लिया, यहाँ पर वाई अगर हम एक और टर्म ले लें, सीक्वेंस ही है ईटा 1 ईटा 2 अप टू सो ऑन, ये भी एल इन्फिनिटी में से ही ले लेते हैं। तो इनके दरमियान डी इस तरह से डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जे बिलोंग टू एन एक्साई आई एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड। तो ये जो हमारे पास नंबर मिलेगा ये कहलाएगा, ये एक डिस्टेंस एक नंबर होगा, तो ये मीट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, इससे क्या मुराद है कि सुप्रीमम ऑफ, अब यहाँ से देखिए दो सीक्वेंसेस हैं, एक एक्स और एक वाई, उनकी जो पहली टर्म है एक्साई 1 और ईटा 1, उनका डिफरेंस लेते हैं, सो एक्साई 1 माइनस ईटा 1 मॉड। नेक्स्ट टर्म क्या है एक्साई 2 और ईटा 2, सो एक्साई 2 माइनस ईटा 2 मॉड एंड अप टू सो ऑन। तो ये एक सेट बनेगा, इस सेट के अंदर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होंगे जो कि उनकी रिस्पेक्टिव टर्म्स के डिफरेंसेस के मॉड लेने से मिलेंगे, और उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हम डी कहेंगे। तो ये जो डी है ये एक मीट्रिक फॉर्म करता है, ये एक मीट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम ये देख चुके कि एल इन्फिनिटी इज अ मीट्रिक स्पेस, क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंसेस थी, एक्साई आई और एक्स और वाई दोनों चूंकि बाउंडेड थे, इसलिए उनके लिए ये नंबर फाइनाइट नंबर्स ही मिलेंगे, तो इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट भी करेगा, तो इसलिए ये एक फाइनाइट नंबर मिलेगा जो कि मीट्रिक की चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको सीक्वेंस स्पेस कहा जाएगा। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है जो कि फंक्शन स्पेस है। फंक्शन स्पेस को हम डिनोट करेंगे सी ए बी, ये कंटिन्यूस फंक्शन स्पेस है बेसिकली। दिस इज द सेट ऑफ ऑल continuous real valued functions defined on क्लोज इंटरवल ए टू बी, कि इस कोई भी क्लोज इंटरवल ए सी बी ले लें, उस इंटरवल पर जितने भी पॉसिबल कंटिन्यूस फंक्शंस हो सकते हैं, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे, पोलिनोमियल्स भी होंगे, साइन होगा, कॉज होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, हो सकता है लॉगरिथम भी हो, या इस तरह के जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं उनकी कलेक्शन को हम सी ऑफ ए बी कह रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओके, तो अब इनके एलिमेंट्स के दरमियान हम मीट्रिक किस तरह से डिफाइन करें। देखिएगा कि हम डी ऑफ एक्स वाई, हम इसमें से दो एलिमेंट लेने लगे। लेट एक्स that is a function of t, x of t, and y that is also a function of t, where t belong to the closed interval a to b। तो अगर हम मान लें कि ये दोनों मेंबर हैं c ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी के, तो d ऑफ एक्स वाई किस तरह से हम डिफाइन करें। d ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ t बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए टू बी ऑफ x ऑफ t माइनस y ऑफ t मॉड। ये जो नंबर है ये हमारे पास
मीट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं कि ये हमारे पास इंटरवल है, मान लें कि ये ए है और ये बी है। हम यहाँ दो फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक एक्स ऑफ टी है, फॉर एग्जांपल ये रहा फंक्शन एक्स ऑफ टी, इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्स ऑफ टी, और दूसरा फंक्शन है वाई ऑफ टी, ये रहा वाई ऑफ टी। तो यहाँ b पर जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू कहलाएगी एक्स ऑफ बी, और यहाँ तक आगे भी टोटल वैल्यू कहलाएगी वाई ऑफ बी। ओके, सिमिलरली यहाँ a पर ये वाली वैल्यू कहलाएगी वाई ऑफ ए, और इससे आगे मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा है ये वाली, ये कहलाएगी एक्स ऑफ ए। ओके, तो ये देखिए d किस तरह से डिफाइंड है, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, के उनके दरमियान इस पूरे इंटरवल पर t की कोई भी वैल्यू लें, उस पर उन दोनों के ग्राफ्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, और फिर उनमें से जो मैक्सिमम है वो हमारा d होगा। यानी जहाँ पर इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस पाया जाए, हो सकता है वो ये हो सकता है वो ये हो सकता है वो ये हो, लेकिन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो ये वाला डिस्टेंस है। मीन इस केस में पूरे t कोई भी ले लेना, इस पूरे इंटरवल में a से b तक हर t पर x ऑफ t भी फाइंड किया जाए, y ऑफ t भी फाइंड किया जाए, और उनके डिफरेंस का, उनके दरमियान डिस्टेंसेस का मॉड ले लिया जाए, और उनमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको हम d से मेंशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ इस केस में ये हमारा d है, d ऑफ एक्स वाई, ये वाली लेंथ जो मैंने बोल्ड कर दी है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि एंड पॉइंट पर ही हो, कहीं और भी हो सकती थी। तो ये वाला फंक्शन मीट्रिक फॉर्म करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सी ऑफ ए बी इज अ मीट्रिक स्पेस विद दिस मीट्रिक। ओके, इसके बाद एक और स्पेस है डिस्क्रीट स्पेस। हम हर सेट को एक मीट्रिक स्पेस बना सकते हैं। कैसे? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और डी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं इसके एलिमेंट्स पर कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y। यानी किसी भी दो पॉइंट्स को वहां चुने, अगर तो वो दो पॉइंट सेम होंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस डिफाइन कर लें कि दैट इज 0, और अगर वो सेम ना हो तो वो डिफाइन कर लिया जाए कि ये 1 है। तो ये जो फंक्शन d है, d इज अ मीट्रिक ऑन x। चारों कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होती हैं, तो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट is a metric space which is discrete metric space। कोई और metric भी उस पर डिफाइन हो सकता है, लेकिन discrete तो obvious है हर सेट के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ से चंद एक प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी की मदद से। एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है कि डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जी डब्ल्यू मॉड इज लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी। अगर आपके पास x एक मीट्रिक स्पेस है, इफ एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस and x, y, z, w are members of x, then this condition is satisfied। क्या मतलब है कि हमारे पास सेट x में फॉर एग्जांपल ये एक मीट्रिक स्पेस x है, इसमें हम चंद एक पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक x है, एक y है, एक z है और एक w है। तो यहाँ ऊपर जो इनइक्वालिटी दी गई है इसमें यह बताया गया है कि x से y तक का डिस्टेंस और z से w तक का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी x से z तक का डिस्टेंस प्लस y से z तक का डिस्टेंस। तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम जो एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं वो है ऐसी स्पेस जिसमें एलिमेंट्स तो सीक्वेंसेस हैं लेकिन उनका बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है।
जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, यानी स्पेस ऑफ या सेट ऑफ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि इसके जो मेंबर हों वो बाउंडेड सीक्वेंसेस हों, हैं ये सीक्वेंसेस ही ऑफ बल्कि कम्प्लेक्स नंबर्स। लेट स्पेस को स्मॉल एस से डिनोट किया जाएगा कि हम दो सीक्वेंसेस ले लेते हैं एक्स और वाई जो कि एस में मौजूद है। तो एक्स एक सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स हम ले सकते हैं xi1, xi2, xi3 एंड अप टू सो ऑन, और वाई हम सीक्वेंस है तो उसके एलिमेंट्स ले सकते हैं eta1, eta2, eta3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये दो सीक्वेंसेस हैं जिनमें तमाम एलिमेंट्स xi व ईटा आई बिलोंग टू सी हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनका बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। तो इस सूरत में हम यहाँ जो मीट्रिक डिफाइन करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से कि डी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू समेशन जे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 पावर जे एंड एक्साई जे माइनस ईटा जे मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्साई जे माइनस ईटा जे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम बाद में जब नॉर्म स्पेस स्टार्ट करेंगे तब भी एक बार देखेंगे। तो ये जो हमने डी डिफाइन कर रखा है इसका मतलब ये है कि पहले ही अगर हम जे को 1 पुट करें तो 1/2 xi1 माइनस eta1 मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ xi1 माइनस eta1 प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू मॉड xi2 माइनस eta2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस xi2 माइनस eta2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर हमें मिलने जा रहा है वो हमारे पास मीट्रिक है, यानी ये फंक्शन जो डी हमने डिफाइन कर रखा है ये मीट्रिक है ऑन द स्पेस एस। इट मीन द स्पेस एस इज आल्सो अ मीट्रिक स्पेस विद दिस मीट्रिक। ओके, नेक्स्ट एक और सीक्वेंस है बी ऑफ ए। बी ऑफ ए क्या है कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then each element of B of A is a function defined and bounded on A। क्या मतलब है कि ए जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है उस पर बी ऑफ ए एक ऐसी कलेक्शन है जिसके एलिमेंट्स तो फंक्शंस ही हैं जो कि बाउंडेड हैं ऑन ए, यानी सेट ए पर जो कि जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं बी ऑफ ए में मौजूद हैं जो कि बाउंडेड भी हैं। बी ऑफ ए कंटेन दोज फंक्शंस एफ फ्रॉम ए टू आर रियल वैल्यूड फंक्शंस है to r such that f is bounded। अब फंक्शन के बाउंडेड होने से क्या मुराद है कि उसमें a की कोई भी वैल्यू ली जाए, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ a mod इज लेस देन और इक्वल टू सम फिक्स नंबर c फॉर ऑल a बिलोंग टू a। तो इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें मीट्रिक किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x that is a function of t where and y that is function of t where t belong to the set A। इनके दरमियान डिस्टेंस इस तरह से डिफाइन करते हैं कि d of x y is equal to supremum of x of t minus y of t mod where t belong to A। यानी सेट A के एलिमेंट्स रिपीट करते जाएं, वहाँ पर यानी सेट ए के हर एलिमेंट पर एक्स ऑफ टी की और वाई ऑफ टी की वैल्यूज़ फाइंड करें, उनका मॉड लें, उनके डिफरेंस का मॉड लें और फिर उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो डी होगी। तो ये जो डी डिफाइंड है ऑन दिस स्पेस बी ऑफ ए ये एक मीट्रिक है। इट मीन बी ऑफ ए इज अ मीट्रिक स्पेस।
नेक्स्ट हमारे पास स्पेस है L पावर P। अगर P की वैल्यू 2 हो तो इसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं, हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। ओके, तो पहले हम सिंपली L पावर P के लिए देख लेते हैं। और P क्या है? P एक ऐसा नंबर है जो 1 या 1 से ग्रेटर है और इन्फिनिटी से कम है, यानी कोई एक फाइनाइट नंबर है। ये है एक सीक्वेंस स्पेस ही, लेकिन इसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस हैं जिनकी pth पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। कैसे? कि एलिमेंट इफ अ सीक्वेंस x दैट इज xi1 xi2 up to so on belong to L power P, then the series summation j from 1 to infinity mod of xij power P is convergent। यानी ऐसी सीक्वेंसेस ऑफ कम्प्लेक्स ऑफ रियल नंबर्स या कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं कि जिनके अगर तमाम टर्म्स का मॉड लिया जाए, उनकी पावर P ली जाए और उनको सम अप किया जाए तो एक फाइनाइट नंबर मिले। यानी यूँ कह लें कि समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड xij पावर P इज़ लेस देन इन्फिनिटी। सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब उसकी तमाम टर्म्स को ऐड करने से कोई एक फाइनाइट नंबर मिले, इनफाइनाइट आंसर ना आ रहा हो, तो उस सूरत में वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अच्छा, तो हम मीट्रिक किस तरह से डिफाइन करें? हम दो सीक्वेंसेस ले लेते हैं, एक x है xi1 xi2 अप टू सो ऑन, और एक और सीक्वेंस है y जो कि हैं eta1 eta2 अप टू सो ऑन। ये दोनों हमने मेंबर लिए हैं L पावर P के। तो मीट्रिक किस तरह से डिफाइंड है कि d ऑफ x y दैट इज इक्वल टू समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xij माइनस ईटा j मॉड पावर p एंड होल पावर 1 ओवर p। तो ये जो d डिफाइंड है ये मीट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या है कि पहले, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ कि xi1 माइनस eta1 मॉड पावर p लें प्लस xi2 माइनस eta2 मॉड पावर p लें प्लस अप टू सो ऑन, और तमाम टर्म्स के रिस्पेक्टिव टर्म्स को का डिफरेंस लेकर, उनका मॉड लेकर उनकी पावर p लें और उनको सम अप करके सारे की पावर 1 ओवर p लेने से जो हमें नंबर मिलेगा वो d कहलाएगा, वो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कहलाएगा। और ये d मीट्रिक की चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से ये जो L पावर p है फॉर एवरी p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी इज अ मीट्रिक स्पेस। और अगर हमारे पास p की वैल्यू 2 हो तो इसे हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। अब इसी मीट्रिक में चौथी कंडीशन ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें चंद एक इनइक्वालिटीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो उन इनइक्वालिटीज़ को पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो उनमें सबसे पहले इनइक्वालिटी है ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी। ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी के लिए पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट। let p be a number greater than 1 and q be such that 1 over p plus 1 over q equal to 1, then p q are called conjugate exponents। क्या मतलब है कि p हमने एक नंबर फिक्स कर रखा है जो कि 1 से बड़ा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग q एक ऐसा नंबर लिया जाए कि 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q 1 के इक्वल हो, या फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि p प्लस q इक्वल हो पी क्यू। यानी ऐसे दो नंबर जिनका सम और उनका प्रोडक्ट इक्वल हो वो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट कहलाते हैं।
तो अगर हम यहाँ दो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट नंबर ले लें और दो पॉजिटिव नंबर ले लें अल्फ़ा और बीटा, लेट अल्फ़ा व बीटा बी एनी टू पॉजिटिव नंबर्स एंड पी क्यू बी conjugate exponents, then इनइक्वालिटी क्या है कि अल्फ़ा बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा पावर पी ओवर पी प्लस बीटा पावर क्यू ओवर क्यू। इस इनइक्वालिटी का नाम है ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी। लेकिन p और q का यहाँ कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होना ज़रूरी है, यानी इस तरह से कि p प्लस q का p q के इक्वल होना ज़रूरी है, तो उस केस में ये इनइक्वालिटी वैलिड है। ओके, ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी के बाद हम देखते हैं होल्डर इनइक्वालिटी। होल्डर इनइक्वालिटी के साथ कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इसी का एक स्पेशल केस होने की वजह से हम उसको अलग से नहीं पढ़ने वाले। ओके, इसमें यह है कि समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड xi j eta j mod दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बल्कि नहीं k इसे कह लें, xi k mod पावर p एंड होल पावर 1 ओवर p मल्टीप्लाई विद समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी eta m mod पावर p एंड होल पावर 1 ओवर p। इस इनइक्वालिटी का नाम है होल्डर्स इनइक्वालिटी। यहाँ xi j और eta j कोई से दो कम्प्लेक्स या रियल नंबर्स हो सकते हैं, बल्कि यूं कहें कि हम दो सीक्वेंसेस ले लेते हैं, x दैट इज xi j और y जो कि इक्वल है eta j। दीज आर कम्प्लेक्स सीक्वेंसेस, रियल भी हो सकती हैं। तो उस केस में क्या कहा गया कि यहाँ समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi j eta j मॉड के उनकी तमाम रिस्पेक्टिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उनके मॉड लेकर सम अप किया जाए, या फिर दूसरी साइड पर ये अलग अलग फाइंड किए जाएं, तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी वैलिड है। इसे होल्डर्स इनइक्वालिटी कहते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ p इक्वल हो 2 के, तो फिर यही इनइक्वालिटी कुछ यूँ बनेगी, समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi j eta j मॉड दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ k और m इसलिए इंडेक्स चेंज किए गए हैं कि ज़रूरी ना हो, ये ना समझा जाए कि सिर्फ ये j की फिक्स वैल्यू के लिए ये दोनों वैलिड हैं। कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी इंडेक्स भी हो सकते हैं k और m। सो k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xi k mod स्क्वायर एंड होल पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई विद समेशन m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी eta m मॉड स्क्वायर एंड होल पावर 1 ओवर 2। तो उस सूरत में इसे कहा जाता है कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। ओके, तो इसके बाद एक और इनइक्वालिटी है जो कि यहाँ लास्ट है, मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। वो कुछ इस तरह से है कि समेशन j फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड xi j प्लस eta j मॉड पावर p एंड होल पावर 1 ओवर p इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड xi k पावर p होल पावर 1 ओवर p and plus summation m from 1 to infinity eta m mod पावर p and whole पावर 1 over p। तो याद रहे कि कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी और मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी में जो वाज़ेह फ़र्क यहाँ नज़र आ रहा है वो प्लस और प्रोडक्ट का है। यहाँ सम अप हो रहा है, वहाँ प्रोडक्ट में था।
तो आमतौर पर ये एक एमसीक्यूज इस तरह से भी बन सकता है कि इनइक्वालिटी लिख कर पूछा जाए कि इसमें से इसका नाम क्या है, तो इसलिए इनको ज़रा अच्छे से आपको देखना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से चंद एक क्वेश्चंस हैं, उनमें कुछ नई चीज़ें हैं जो कि डिफाइन की गई हैं। उनमें सबसे पहले है कि डायामीटर ऑफ अ सेट। डायामीटर किस तरह से डिफाइंड है? अगर हमारे पास कोई सा एक सेट ए हो तो डेल्टा ऑफ ए डिफाइंड है सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ ए व बी सच दैट दीज ए व बी बिलोंग टू द सेट ए, कि उस सेट में जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं हर 2 पॉइंट उठाकर उनका डिस्टेंस फाइंड करें और तमाम डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद जो उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको डायामीटर कहा जाएगा। और अगर ये डायामीटर एक फाइनाइट नंबर हो तो उस केस में ये जो सेट है ये बाउंडेड सेट कहलाता है। इफ डेल्टा ऑफ ए इज फाइनाइट देन ए इज कॉल्ड बाउंडेड। या बाउंडेड के लिए ये भी हो सकता है कि एक ऐसा सेट जिसको किसी और फाइनाइट रेडियस वाले या फाइनाइट डायामीटर वाले सेट के अंदर रखा जा सके, वो बाउंडेड सेट कहलाता है। और इसी डायामीटर का हाफ कर देने से हमें रेडियस मिलता है। तो ये इसी तरह का कंसेप्ट है जैसे हम सर्कल में पढ़ते हैं। एक और रिजल्ट है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन देयर डायामीटर्स हैव सेम रिलेशन, डायामीटर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू डायामीटर ऑफ बी। कि अगर एक सेट सबसेट है तो उसका डायामीटर भी कम होगा। ओके किसी सेट का डायामीटर 0 कब हो सकता है? तो उसके लिए ये है कि डायामीटर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगलटन सेट। कि अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उस सूरत में उसका डायामीटर, ऑब्वियस है कि एक ही एलिमेंट का अपने साथ ही डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि 0 होगा और उसके अलावा तो और कोई डिस्टेंस है नहीं, इसलिए सबसे बड़ा डिस्टेंस वही 0 होगा। तो उस सूरत में उसका डायामीटर 0 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स ये कैसे फाइंड किया जा सकता है। अभी तक हम बात करते रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर हमें 2 सेट दिए गए हों तो उनके दरमियान भी डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। कैसे? कि डी ऑफ कैपिटल ए बी, या जिसे कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी ऑफ ए बी, दिस इज द इन्फीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी वेयर ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू कैपिटल बी। कैसा करें कि सेट ए में से कोई एक एलिमेंट चुने, बी में से कोई एलिमेंट चुने, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। और ये प्रोसेस ए और बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए करने के बाद जो हमें डिस्टेंसेस मिलेंगे उनमें सबसे जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेट्स कहेंगे। ओके अगर हमारे पास 2 सेट ऐसे हों जो कि ओवरलैपिंग हों, इफ ए इंटरसेक्शन बी is non-empty then the distance between A and B will be 0। ऑब्वियस है ना कि कुछ ऐसे उनमें सबसे कम डिस्टेंस 0 मिलने वाला है तो उनमें जो इन्फीमम होगा वो भी 0 ही होगा, यानी उन दोनों सेट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस 0 हो तो ये ज़रूरी नहीं होता। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन A एंड B is equal to 0 then this does not imply that A intersection B is 5। 2 सेट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 होने से ये कंफर्म नहीं होता कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। वो हो सकता है फिर भी उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहे। इसकी एग्जांपल मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ओके डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट, ये कैसे डिफाइन किया जा सकता है? डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट, कि मान लें कि हमारे पास एक पॉइंट है x, कि हम इंटरेस्टेड हैं x और एक सेट A में डिस्टेंस फाइंड करने में। तो इस सेट x को, सिंगलटन x को हम एक
सेट की फॉर्म में अगर लिख लें तो क्या हर्ज है, एक सेट बी लिख लें जिसमें सिर्फ यही एक एलिमेंट मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना ऐसे ही है जैसा कि सेट बी और सेट ए के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। इट मीन इनफीमम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन एक्स एंड ए वेयर ए बिलोंग टू सेट ए। क्योंकि बी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट एक्स है, वही हमने लिख दिया, इसलिए यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स बिलोंग टू बी। तो यानी पॉइंट एक्स और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान बारी बारी डिस्टेंस फाइंड कर लिया जाए, तो उनमें जो सबसे कम वाला डिस्टेंस होगा वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सेट। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी है कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स एंड अ सेट बी माइनस डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट वाई एंड अ सेट बी होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई where x and y are any two members of the matrix space X। अब इस कोर्स में जहाँ कहीं भी सिंपली x लिखा हुआ होगा तो उससे मुराद यही होगा कि ये एक मीट्रिक स्पेस है, इस पर एक मीट्रिक डिफाइंड है। तो अगर हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस हो x1, एक और मीट्रिक स्पेस हो x2, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पर भी एक मीट्रिक स्पेस डिफाइंड होती है। कैसे कि लेट x1, बल्कि यूं लिखते हैं इसे, let x1 with metric d1 and x2 with metric d2 be two metric spaces, then set x, which is the Cartesian product of x1 and x2, is a metric space with the metric किस तरह से डिफाइंड है कि d ऑफ, अब इसके हम दो एलिमेंट लेने वाले हैं सेट x के। एक एलिमेंट x होगा, x को हम यूं कह देते हैं कि दैट इज x1 x2, और एक और एलिमेंट y लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं y1 y2। तो अब x और y के दरमियान डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करें कि ये इक्वल होगा d1 ऑफ, अब देखिए ये जो x1 और y1 है ये लिए गए हैं कैपिटल x1 से, x2 और y2 लिए गए हैं कैपिटल x2 से। तो अब अगर हम x1 और y1 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें तो वही मीट्रिक अप्लाई होगा जो कि x1 के लिए। तो यहाँ हम लिखते हैं d1 ऑफ x1 y1 प्लस इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, प्लस d2 ऑफ x2 y2। तो ये जो मीट्रिक डिफाइंड d है, ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ये एक मीट्रिक है, ये मीट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर दो मीट्रिक स्पेसेस हमारे पास मौजूद हों तो उनसे एक नई मीट्रिक स्पेस भी बनाई जा सकती है जिन पर ये मीट्रिक डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन ये उनमें से एक है।